afternoon. Today we are going to discuss about water in the atmosphere. लास्ट डे हम डिस्कस किए थे वाटर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर की प्रेजेंस है वो किस तरीके से लैंड फॉर्म से एटमॉस्फेयर में वाटर ऐड होता है, उसमें हम फर्स्ट टाइम से डिस्कस कर चुके थे। वो था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होता है, ड्यू टू इंसोलेशन की वजह से वाटर हीट करके इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो लैंड फॉर्म से जब भी सरफेस ऑफ द अर्थ से जैसे जैसे इंसोलेशन सन रेज डायरेक्ट आपके सरफेस पे गिरता है ड्यूरिंग डे टाइम, तो हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में ऐड होता रहता है। ऐसा आप जानते हैं, ये इवेपोरेशन कहलाता है। जैसे इसका एक लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे किचन में आप पानी को गर्म करते हैं तो जहाँ जैसे ऐसे आपने गैस को बढ़ाया तो टेम्परेचर आपने हाई कर दिया, तो वो जो वाटर आपने बर्तन में डाला हुआ है वो सारा बॉईल होकर ऐड हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब आपके किचन के अंदर ही वो चला जाएगा। आप देखेंगे कि वो जो आपने 1 लीटर पानी लिया था, जल लिया था, वो क्या हो चुका है, वो इवेपोरेट हो चुका है। तो कैसे हुआ, आपने टेम्परेचर हाई किया इसीलिए। तो जैसे-जैसे ड्यूरिंग लॉन्ग डेज होते हैं तो इंसोलेशन मैक्सिमम आता है, तो मैक्सिमम इवेपोरेशन होता है अर्थ के ऊपर। फिर वहीं पर जब ये इवेपोरेट होकर वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है तो ये क्या बनाता है? ये एटमॉस्फेयर में जाकर फिर क्लाउड फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? क्लाउड फॉर्मेशन कर देता है, और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद वो कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो रेन की फॉर्म में वो वापस आ जाते हैं। तो ये एक रिसाइकिल ऑफ जो हम कहेंगे कि रिसाइकिल ऑफ वाटर कहेंगे। वाटर इवेपोरेट होने के बाद फिर क्लाउड फॉर्मेशन, और क्लाउड फॉर्मेशन से फिर हेल स्टॉर्म या जो आपका तो ठीक ऐसे ही हमने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन 2 पॉइंट्स क्लियर किए थे, और उसी में हमने जो वाटर की प्रेजेंस देखी थी। तो वाटर की जो प्रेजेंस होती है वो 3 टाइप से हमने देखा था। वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, और वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी वाटर वेपर प्रेसिंग एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे जब आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जितना क्वांटिटी के अंदर वाटर इवेपोरेट होकर ऐड होगा, तो ये वाटर का एटमॉस्फेयर में ऐड होना क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर होने पर इवेपोरेशन भी हाई होगा, और जैसे ही इवेपोरेशन हाई होगा तो वाटर ऐड हो जाएगा मैक्सिमम कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, और इसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर उसमें ही आता है एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी, इसको क्लियर किए थे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब ऐसा है, जैसे भाई आपके अंदर जो कैपेसिटी है एक वजन उठाने की, तो ठीक ऐसे ही जो वाटर को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, वो उसके अंदर कितना उस टाइम पे वो क्वांटिटी है, उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। फिर एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी क्लियर किए थे हम लोग। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जब बात आई थी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है जैसे आपकी कैपेसिटी 50 केजी वजन उठाने की कैपेसिटी है, और आपने वजन उठा रखा है 25 केजी ने वजन उठा रखा है, तो आपने अपनी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हाफ वेट कैरी कर रखा है। तो उसको हम जो ये 50 के कंपेरिजन में 25 क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो ये परसेंटेज 50% निकलेगा। कितना निकलेगा, 50%। तो ठीक है, ऐसे ही जब एटमोस्फियर में के अंदर जो वाटर इवेपोरेट होकर ऐड होता रहता है, वो क्वांटिटी कितना है, अब उस एक पर्टिकुलर रीजन में वो वाटर कैरी करने की कैपेसिटी अगर मान लो 50 है, और उसके पास 25 है, तो हम कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 50% है। और अगर वो 50 हो जाए तो हम कितना कहेंगे, 100%। तो जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मेजरमेंट की जाती है ना, वो परसेंटेज में की जाती है। किसमें की जाती है, परसेंटेज में। तो जितना मोटर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी कैसे एज्यूम करता है कि भाई जब मॉइस्चर ऐड हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो वही तो कन्वर्ट होना है क्लाउड फॉर्मेशन में, रेनफॉल में, और तो कहते हैं कि रेनफॉल होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद पॉइंट क्लियर किया था, अ, जो ड्यू पॉइंट क्या होता है। अब ड्यू पॉइंट जो हमने क्लियर किया था, वो ड्यू पॉइंट वो होता है जब जो वाटर सेचुरेट हो जाता है एक पॉइंट पर, वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में, तो उसको सेचुरेशन बोलते हैं। तो सेचुरेशन होना एक ड्यू पॉइंट कहलाता है, जिसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं कि 0 डिग्री पे जो है लिक्विड वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो ड्यू पॉइंट वो होता है जहाँ पर फॉर्म चेंज हो जाती है वाटर की। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो
पढ़े थे, एक पॉइंट था आपका लेटेंट हीट वेपोराइजेशन। तो ये द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेट इज रेफर्ड टू एज द लेटेंट हीट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर की वजह से वाटर को जो जिस टेम्परेचर पर वाटर वेपर, जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल करना शुरू कर देता है, इवेपोरेशन होना शुरू कर देता है, तो उस हीट को क्या बोलेंगे? उस हीट को कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ गए? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या कहलाती है? जैसे आप किसी बर्तन में जो पानी डालकर उसको बॉईल करोगे और जिस टेम्परेचर पर वो बॉईल होने से वो कन्वर्ट हो जाएगा इवेपोरेशन में, तो कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट क्लियर किए थे, कंडेंसेशन हो चुका है, वाटर का जो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाना। फिर यहाँ पर जो कीवर्ड्स निकल के आया था आपका, एक कीवर्ड्स निकल के आया था ड्यू। ठीक है, और कीवर्ड्स निकल के आया था फ्रोस्ट। तो कीवर्ड्स जो ड्यू है, व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेस ऑफ solid objects rather than nucleus in air above the surface such as stones, grass blades and plant leaves, it is known as dew। जैसे आपने देखा होगा सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, जो पत्तों पे घास पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है उसको हम ड्यू बोलते हैं। और ये ड्यू कब कन्वर्ट होता है? जब ये ब्रीजिंग जो है फ्रीजिंग पॉइंट से, जो ड्यू पॉइंट जो अब होता है फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होता है, जहाँ वो वाटर सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट ना हो रहा हो लेकिन गैस से लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ समझेंगे, जब गैस से गैसियस फॉर्म से कन्वर्ट होता है किस में? लिक्विड फॉर्म में कहला होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं। तो वो ड्यू पॉइंट कहलाता है। गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना कहलाता है आपका ड्यू पॉइंट। तो ये ड्यू पॉइंट आपने देखा, जैसे ओस बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ओस कब होती है? तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बन जाती है। तो ड्यू पॉइंट क्लियर हो गया। फिर आया था आपका फ्रोस्ट। फ्रोस्ट में क्या डिफरेंस है? ड्यू के बाद फ्रोस्ट। फ्रोस्ट जिसको पाला भी बोल देते हैं। फ्रोस्ट फॉर्म्स ऑन ए कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। तो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा थोड़ा, वो तो होगा ड्यू, और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा वो कहलाएगा फ्रोस्ट। द ड्यू पॉइंट इज एट द और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ मिनट आइस क्रिस्टल्स इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स के मुकाबले वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपका गैसियस फॉर्म का जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के मुकाबले, क्या हो जाता है? आइस क्रिस्टल में होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा सुबह के टाइम पे, जिस टाइम बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो एक सफेद सफेद चादर सी नजर आती है पानी की, तो वो जो बर्फ जैसा नजर आता है, आइस जैसा नजर आता है, तो उसको बोलते हैं फ्रोस्ट। और ये फ्रोस्ट कब होता है? ये फ्रोस्ट जब होता है, फ्रोस्ट आर सेम एज दो द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू एक्सेप्ट द एयर टेम्परेचर मस्ट बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्लियर किए थे, फोग एंड मिस्ट। व्हाट इज द फोग एंड मिस्ट? फोग और मिस्ट में डिफरेंस क्या है? जिसको फोग को धुंध बोलते हैं भैया आप। तो when the temperature of an air mass contain a large quantity of water vapor falls all of a sudden। तो लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो वाटर वेपर होता है वो एकदम से कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स। अब एयर में आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स जब एयर में होते हैं तो उन डस्ट एयर पार्टिकल से जो वाटर वेपर अटैच हो जाता है, तो उनसे जब अटैच हो जाता है तो वो विजिबिलिटी को डाउन कर देता है। तो जैसे जैसे वो विजिबिलिटी डाउन होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फोग बोल देते हैं। तो विजिबिलिटी डाउन होने के कारण क्या? डस्ट पार्टिकल्स का मैक्सिमम हो जाना। तो कई बार कहते हैं कि भाई जैसे फोग को हटाने का एक तरीका है कि जैसे उस जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसको रेन में कन्वर्ट कर दो, उसको और कंडेंस कर दो। तो मैक्सिमम कंडेंस कर देंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, वो डस्ट पार्टिकल से नीचे गिर जाएगा, तो रेन हो जाएगी, तो एटमोसफेयर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो ये फोग को हटाने का तरीका है, कन्वर्ट कर देना उसको, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्लियर किया जा सकता है। तो fog or mist, plenty of nuclei which help formation of fog and mist। Such condition when fog is mixed with smoke is described smoke। एक और कीवर्ड्स निकल के आया आपका स्मोक। स्मोक में और क्या फर्क होता है? जब जैसे धुआं होता है, जैसे खरीफ की फसल, जैसे अब धान की फसल को काटते हैं उसका अवशेष जो होता है जिसको पराली बोलते हैं, उसमें आग लग जाती है या आग लगाते हैं अवशेष में, तो वो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। जब उस स्मोक के साथ फोग मिक्स हो जाता है, स्मोक के साथ फोग मिक्स हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? स्मोक बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है?
fogs are mini clouds in which a condensation take place around the nucleus, provide dust, smoke and salt particles. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अभी क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लाउड फॉर्मेशन भी तो वही जैसे अभी आपने वाटर इवेपोरेट किया और फिर आपने क्लाउड फॉर्मेशन कैसे बनेंगे वो एटमॉस्फेयर में जाने पे आपको पता है। जब एक लास्ट टॉपिक पढ़े थे आप, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़े थे, उसमें एक ट्रोपोस्फेयर लेयर पढ़े थे और ट्रोपोस्फेयर लेयर्स में आप देख रहे थे अकॉर्डिंग टू हाइट जो इंक्रीज हो रही थी, तो इन हाइट इंक्रीज होने पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। जो टेम्परेचर लैप्स रेट था वो था आपका 165 मीटर हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। तो इसीलिए क्लाउड फॉर्मेशन जो होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर होंगे। क्लाउड इज ए मास ऑफ मिनट वाटर ड्रॉपलेट्स, टिनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस फॉर्मेशन, ice formed by the condensation जो condensation of the water vapor in free air at considerable elevation। तो हाइट के ऊपर काफी ऊंचाई पर जाकर वो कंडेंस हो जाते हैं। As the cloud are formed at some height over the surface of the earth, they take various shape according to their height, expenses, density and transparency or opaqueness. Clouds are grouped under 4 types। तो जो क्लाउड्स जो बनते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जो क्लाउड्स बनते हैं उन क्लाउड्स का बनने का स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग होता है। कुछ डेंसिटी उसमें जिसको हम डार्क क्लाउड्स भी बोलते हैं, लाइट क्लाउड्स भी बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो क्लाउड होते हैं उस क्लाउड्स में जो कैटेगराइजेशन किया गया है, तो कैटेगराइजेशन किया गया है तो क्लाउड्स कितने टाइप्स का है, 4 टाइप्स से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज साइरस क्लाउड, सेकंड इज क्यूमुलस क्लाउड और थर्ड वन इज स्ट्रेटस क्लाउड्स और फोर्थ वन इज निम्बस क्लाउड्स। तो 4 टाइप्स से क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे ही वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में गया और वो कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइरस क्लाउड्स की। साइरस क्लाउड्स जो फॉर्मेशन कैसे होगा, किस टाइप्स के होते हैं साइरस क्लाउड्स। साइरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाइट एल्टीट्यूड 8000 to 12000 मीटर। they are thin and detached clouds having a feathery appearance। they are always white in color। तो ये व्हाइट जो बिल्कुल आसमान में आप देखेंगे बहुत ऊंचाई के ऊपर आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल सफेद बादल जैसे बड़े बड़े, जिनको कॉटन क्लाउड्स भी बोल देते हैं। तो साइरस क्लाउड्स की जो हाइट होती है वो मैक्सिमम कितना होता है, 8000 से 12000 मीटर्स हाइट या 12 किलोमीटर भी कह सकते हैं हम। तो जो हाइट होती है 12 किलोमीटर तक की जो हाइट में मिलते हैं वो साइरस क्लाउड्स मिलते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा एल्टीट्यूडेड क्लाउड्स कौन से होते हैं, साइरस क्लाउड्स होते हैं, जो थीन और डिटेच्ड क्लाउड्स होते हैं, जिन जो एक व्हाइट कलर में शो होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। सेकंड टाइप क्लाउड्स इज क्यूमुलस। क्यूमुलस क्लाउड्स जो सेकंड टाइप्स के हैं उनके बाद इनकी हाइट कम हो जाती है। cumulus clouds, cumulus clouds look like a cotton woolen। they are generally formed at a height of 4000 to 7000 meters। they exist in a patches and can be seen scattered here and there। they have a flat base। ये बिखरे बिखरे से नजर आते हैं कहीं कहीं छोटे छोटे बादल से ऐसे। तो इसको क्यूमुलस क्लाउड्स कहा जाता है और ये भी एक सफेद बादल जैसे वुलन होती है या जो कॉटन होती है तो उसके तरीके ये नजर आते हैं। थर्ड वन इज स्टेटस। स्टेटस, तो स्टेटस क्लाउड्स किस टाइप के होते हैं, स्टेटस क्लाउड्स as their name implies, these are layered clouds covering a large portion of the sky। These clouds are generally formed either due to loss of heat or mixing of air masses with different temperature। तो ये मैक्सिमम एटमॉस्फेयर को जो कवर करते रहते हैं कि लेयर्स की फॉर्म में जो नजर आते हैं, तो लेयर्स की फॉर्म में जो क्लाउड्स नजर आते हैं वो कौन से हैं, वो स्टेटस क्लाउड्स हैं। तो स्ट्रेटा फॉर्म में जस्ट कैसे याद रखेंगे इसको, स्टेटस क्लाउड्स इन स्ट्रेटा फॉर्म, स्टेटस क्लाउड इन स्ट्रेटाफॉर्म। स्ट्रेटाफॉर्म क्या होती है, लेयर्स के टाइप में स्ट्रेटा। स्टेटस फॉर्म में कौन होता है, स्टेटस क्लाउड्स आर स्ट्रेटाफॉर्म जो एक लेयर्स के तौर पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्लाउड इज निम्बस। नेक्स्ट क्लाउड इज निम्बस। निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक और डार्क ग्रे। इनकी हाइट भी क्या होगी, डाउन होगी। दे फॉर्म एट ए मिडल लेवल्स वेरी नियर टू द सरफेस। तो आपने देखा जैसे जैसे क्लाउड्स की हाइट बढ़ती चली जाती है, एलिवेशन इंक्रीज होता है, तो उसके कलर में चेंज आता है। तो डार्क जो क्लाउड्स होते हैं, ब्लैक डार्क क्लाउड्स डाउन अर्थ होंगे और जो हाइट बढ़ने पे वो उसमें ब्राउनिंग, फिर उसके बाद व्हाइटनेस आ जाती है क्लाउड्स के अंदर।
तो यहाँ पर आपने 4 टाइप्स के क्लाउड्स देखे और ये जो 4 टाइप्स के क्लाउड्स है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आप एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे ज्यादा हाइट्स पे कौन से क्लाउड्स मिलेंगे, साइरस मिलेंगे, फिर उसके बाद कम हाइट्स पे कौन मिलेंगे, क्यूमुलस मिलेंगे, उसके बाद उससे कम हाइट्स पे कौन मिलेंगे, स्टेटस, और उसके बाद फिर उससे कम हाइट्स पे कौन मिलेंगे, निम्बस मिलेंगे। तो ये आप एलिवेशन के सीक्वेंस में भी इनको याद रख सकते हैं। ओके, तो 4 टाइप्स के क्लाउड्स क्लियर हैं आप लोगों को? of the earth. These are extremely dense and opaque to the rays of sun. Sometimes the clouds are so low and they seem to touch the ground. So nimbus clouds are shapeless masses of thick vapor. Okay. A combination of these 4 basic types can give rise to the following types of clouds. High clouds. तो हाई क्लाउड्स को फिर आगे डिवाइड किया गया। तो हाई क्लाउड्स में कौन था, साइरस था। और साइरस के जो फॉर्म है वो कौन कौन से हैं, साइरोस्टेटस, साइरोक्यूमुलस, ये तो हो गए हाइट हाई क्लाउड्स कहलाते हैं। जो कौन कौन से 3 टाइप्स के बन गए इसमें, कौन कौन से, सीरस साइरस क्लाउड्स, साइरोस्टेटस क्लाउड्स, साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स। फिर मिडिल जो क्लाउड्स हैं तो वो हैं आपके एल्ट्रोटेटस, और फिर उसके बाद एल्टोक्यूमुलस। और लो क्लाउड्स जो हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बो स्टेटस। तो ये आपके डिवाइड किए गए हैं हाइट के अकॉर्डिंग। एंड क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, जो वो वर्टिकल डेवलपमेंट जिस क्लाउड्स के अंदर देखने को मिलती है, तो वर्टिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है क्यूमुलस और क्यूमुलोनो क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं इसमें वर्टिकल डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पर्सिपिटेशन। व्हाट इज पर्सिपिटेशन? पर्सिपिटेशन होता है क्या भाई? जैसे ही आपने देखा अभी क्लाउड जो है वाटर इवेपोरेट होकर क्लाउड फॉर्मेशन करता है। वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन करता है। तो जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होती है और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद जो वाटर यहाँ से इवेपोरेट होके गया था, गैसियस फॉर्म में गया था, यहाँ वो लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो एटमॉस्फेयर फिर वापस वो सरफेस पर फिर वापस आकर गिर जाता है। वो ये या तो आपका रेनफॉल के तौर पे हो सकता है या हेल स्ट्रॉम जो ओलावृष्टि के तौर पे हो सकता है। ठीक है ना? तो ठीक ऐसे ही ये रिसाइकिल कैल जो वाटर का होता है, वाटर का दोबारा से पृथ्वी पर या जो सरफेस पे पहुंचना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन किस टाइप से होता है, तो यही बात करते हैं कौन कौन से प्रेसिपिटेशन है। Precipitation, the process of continuous condensation in free air help the condensed particles to grow in size। ये एग्जांपल आप कैसे देख सकते हैं? जैसे भाई लाइव एग्जांपल आप करके देख सकते हैं। आपके घर में जो कंच का एक गिलास लेंगे उसमें आप बर्फ डाल देंगे। तो जैसे उसमें आप बर्फ डालेंगे तो बाहर से जो एयर मास है वो उसे उसके टच में आएगा, गिलास के टच में जैसे ही आएगा तो आप देखोगे आपने क्या कर दिया है, ड्यू पॉइंट क्रिएट कर दिया है उस गिलास के अंदर, क्योंकि आपने टेम्परेचर को लो कर दिया है। तो जैसे एयर मास उसके टच में आएगा वो एयर मास जो वेपोर एयर था वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। आप देखोगे गिलास के बाहर पानी की बूंदें सी बन जाती हैं। और फिर अगर आप ज्यादा वहां पर बर्फ डाल दोगे तो जितना एयर मास उसके टच में आएगा तो पानी की बूंदें बन बन के वो फिर नीचे गिरने शुरू कर देंगी। तो ठीक ऐसे ही प्रोसेस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो क्लाउड बनते हैं और फिर वो ऐसे कन्वर्ट होकर रेनफॉल में या हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही द प्रोसेस कंडेंसेशन help the condensation particles to grow in size. When the resistance of air fails to hold them against the force of gravity, they fall to the earth against the force of gravity. So they fall to the earth's surface. So after the condensation of water vapor, the release of moisture is known as precipitation. तो वेपोर वाटर वेपोर ऑफ द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नो। तो जो मॉइस्चर आप एटमॉस्फेयर ने ऐड किया था उस मॉइस्चर को दोबारा से जब वो रिलीज करता है तो वो रिलीज करना ही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ओके, this may takes place noise precipitation, this may take place in liquid or solid form. The precipitation in the form of water is called rainfall. जब ये वाटर की फॉर्म में होता है तो इसको रेनफॉल कहते हैं। तो रेनफॉल क्या होता है, बारिश जिसको बोलते हैं। तो बारिश कब होती है, जब प्रेसिपिटेशन में वो जो वाटर की फॉर्म है, जो वाटर वेपोर की फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। When temperature is low than 0 degree Celsius, precipitation takes place in the form of fine flakes of snow and it is called snowfall.
तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी लो हो जाता है, जैसे आप हिली एरिया में जाओगे तो हिली एरिया में आपको पता है एल्टीट्यूड बढ़ने पे टेम्परेचर लो होता है। तो जब हिली एरिया के अंदर आप जाओगे तो टेम्परेचर आप वही चैप्टर फिर दोबारा से दोहराएंगे आप जो लास्ट टाइम पे पढ़े थे, तो आपको पता है यहाँ पर सरफेस पे टेम्परेचर हाई होता है और हिली एरिया पे टेम्परेचर लो होता है। तो जो भी एयर मास या जो क्लाउड्स हैं वो मूवमेंट करते हुए जाएंगे, तो यहाँ से जो एयर मास है ऐसे जाते जाते हाइट में पहुंचेगा, तो यहाँ के टेम्परेचर के मुकाबले यहाँ टेम्परेचर आपको लो देखने को मिलेगा। तो वो वार्ड जो एयर मास है वहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हिली एरिया में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। तो वो स्नोफॉल होने का कारण क्या है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी लो होता है, तो वो कन्वर्ट होता रहता है। तो स्नोफॉल हिली एरिया में होने का कारण क्या है, यही है। ओके। Moisture is released in the form of a hexagonal crystal. The crystal form flakes of snow. Besides rain and snow, other form of precipitation are sleet and hail. तो नेक्स्ट जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी आपकी हेल, जिसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं। द लेटर आर लिमिटेड टू occurrence and are sporadic in both time and space. Sleet is frozen raindrops and refrozen melts snow water. When a layer of air with the temperature above freezing points overlies or a sub-breezing layers near the ground, precipitation takes place in the form of sleet. As a result, they are solidified and reach the ground as small pellets of ice not bigger than the raindrops from which they are formed. तो आपने देखा होगा जैसे ओलावृष्टि होती है, कहते हैं ओले गिर गए, है ना। तो वो टेम्परेचर जब लो होता है वो आप देखेंगे कौन से सीजन में, समर सीजन में या विंटर सीजन में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो ये आपको विंटर सीजन में मैक्सिमम देखने को मिलता है। हेल स्टॉर्म जो देखने को मिलता है वो है जो रीजन क्या होता है इसके पीछे, क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर जो होता है हाई होता है और विंटर सीजन में टेम्परेचर लो होता है। ठीक है। समटाइम्स drops of rain after being released by the clouds become solidify into small rounded solid piece of ice and which reach the surface of the earth are called hailstones. Okay, these are formed by the rainwater passes through the colder layers. Hailstones have several concentric layers of ice one over the others. अब यहाँ पर जब हम रेनफॉल की जब बात करेंगे तो वाटर में जब कन्वर्ट होता है वाटर, तो उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर कन्वर्ट होता है उसको हम रेनफॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर रेनफॉल जो टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के मेन रेनफॉल होते हैं। तो देखते हैं पहले कौन कौन से टाइप्स के। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रेनफॉल में भी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो 3 मेन टाइप्स के जो रेनफॉल होते हैं, एक होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक होता है ऑर्गेनिक रेनफॉल जिसको रिलीफ भी बोलते हैं, और एक होता है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। तो यहाँ पर जो 3 टाइप्स के रेनफॉल होते हैं, तो पहले फर्स्ट टाइप्स का रेनफॉल देखते हैं। जो फर्स्ट टाइप्स का रेनफॉल होता है भाई, जैसे ही कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल एक्टिविटी आप देखेंगे ट्रोपोस्फेयर में लोअर लेयर में होती है। तो जैसे ही वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है, वो क्लाउड बना के रेनफॉल कर देता है। तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, बिल्कुल टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है काम होता है, बिल्कुल शांत होता है, ना कोई ज्यादा आंधी तूफान आते हैं। तो जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होगा वाटर इवेपोरेट होता रहेगा और तुरंत क्लाउड फॉर्मेशन करके रेनफॉल होता रहेगा। जैसे कैसा एग्जांपल, वही मैंने बताया, जैसे आप किचन में पानी को गर्म कर रहे हैं, तो किचन में पानी गर्म करते हुए आप एक बर्तन में पानी डालना और उसको टेम्परेचर पे बर्न करना, आप देखोगे कि जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है, तो आप एक बर्तन ऊपर और रख देना, तो जैसे ही वो इवेपोरेटेड एयर है वो उस बर्तन से टकराएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाती है, वाटर फॉर्म में, है ना। वहां वो गैसेस फॉर्म में थी, वो तुरंत वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और वजह क्या होती है, क्योंकि वो उस बर्तन के ऊपर बिल्कुल टेम्परेचर क्या है, लो है, नीचे टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो वो टेम्परेचर हाई लो के कन्वर्जन की वजह से वहां पर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देखोगे वहां से पानी की बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। तो वो ठीक ऐसे ही उसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल होता है। जो नेक्स्ट होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। जैसे आप देखेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल होता है जब माउंटेनियस एरिया के अंदर जब आप देखते हैं हाई एल्टीट्यूड होता चला जाता है। तो जो हाई एल्टीट्यूड रीजन के अंदर क्या होता है, जो एयर मास होता है उसके पास वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं,
तो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और उसको कैरी करके चलता है मॉइस्चर को, लेकिन वो वहाँ कंडेंस अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे ये मूवमेंट करता है माउंटेन की तरफ, तो वहाँ माउंटेन रीजन में जाने के बाद ये क्या करना शुरू कर देता है, क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो क्लाउड कंडेंस होने की कंटिन्यूटी यहाँ बन जाती है, और ये हाइट बढ़ने के कारण वहाँ से टेम्परेचर हाई से लो जोन में जाने से फिर ये रेनफॉल करना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है वो वार्म एयर का मूवमेंट टुवर्ड्स माउंटेन होता है। तो कहते हैं इंडिया में रेनफॉल का जो रीजन है, जो मेन कोज है, वो कोज है आपका माउंटेन हिमालय। तो हिमालय ना होता तो ये जो हॉट एयर वार्म जो है सीधा रसिया की तरफ चला जाता, तो उसको रोकता कौन है, हिमालय। तो जैसे ही उसको रोकता है तो हाई एल्टीट्यूटेड कर देता है, और एल्टीट्यूटेड होने पे टेम्परेचर लो में फिर वो, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। फिर एक होता है नेक्स्ट आपका साइक्लोनिक रेनफॉल या फ्रंटल। तो साइक्लोनिक रेनफॉल जो होता है, अब इसमें क्या होता है, एकदम से साइक्लोन, और लास्ट क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं साइक्लोन होते क्या है। जैसे किसी के पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वो उस पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो जो एयर है वो हाई टेम्परेचर की वजह से लाइट हो जाती है, और लाइट होने के बाद वो एटमॉस्फेयर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है। तो उस रीजन की एयर का लाइट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाना, तो ये एयर साइड से डिमांड करती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन से एयर क्या हो चुकी है, लाइट होकर एटमॉस्फेयर में जा चुकी है, तो ये एयर साइड से डिमांड करती है। ठीक है, तो इस साइड से डिमांड करने से आप देखोगे यहाँ से इसको फिल करने के लिए आना पड़ेगा, तो इस सर्कल फॉर्म में ऐसे आने लग जाते हैं, जिसको हम, ये काफी क्वांटिटी में, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ये काफी क्वांटिटी में उस एयर की डिमांड करेगी, तो यहाँ से भी डिमांड करेगी और यहाँ से भी डिमांड करेगी। तो एक सर्कल सा बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन। क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। तो ये साइक्लोन एक्टिविटी होती है। तो इस साइक्लोन एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, जो यहाँ की काफी सारी जो वार्म एयर है, एयर मास है, ये भी एयर मास है। तो उस एयर मास में क्या है, वाटर वेपोर है भाई, है ना। वाटर वेपोर जो है, तो वो जब वाटर वेपोर इसमें जाएगा तो ये इसको उठाकर ऊपर लेके जाएगा, तो ऊपर जाने पे आपको पता है हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर क्या होता है, लो। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर लो मिलेगा, तो इस लो टेम्परेचर की वजह से, ये टेम्परेचर लो की वजह से, ये जो यहाँ से जो हॉट एयर गया था, वार्म एयर गया था, तो वो वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो कंडेंस एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी, और तो तुरंत एकदम से रेनफॉल करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, रेनफॉल करना शुरू कर देगा। तो ऐसी एक्टिविटी में जब तेज साइक्लोन आते हैं तो बड़ी तेज बारिश होती है, तो हैवी रेनफॉल होता है, तो इसी एक्टिविटी को बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सीखे हैं 3 टाइप्स की रेनफॉल है। 3 टाइप्स के रेनफॉल कौन कौन से हैं, एक है कन्वेंशनल रेनफॉल, जिसमें टेम्परेचर बॉईल करके तुरंत क्लाउड बना के रेन कर देगा, ठीक है। सेकंड है ओरोग्राफिक, जो माउंटेन एरिया की तरफ जाएगा, मूवमेंट करते हुए रेनफॉल कर देगा। थर्ड है साइक्लोनिक या फ्रंटल, तो एकदम से एयर हॉट और वार्म एयर आपस में कन्वर्ज करेंगे और तो जाके वो बनेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखे, 3 टाइप्स के रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, ऑर्गेनिक रेनफॉल। ये आप पढ़ लेंगे, यहाँ से इंटेंसिव स्टडी कर लेंगे चैप्टर की। अभी तक आपने अगर इंटेंसिव स्टडी नहीं की है चैप्टर की, तो वो जरूर कर लीजिएगा, होमवर्क आपको दिया गया है। जो साइक्लोनिक रेनफॉल के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो वर्ल्ड के अंदर रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से, किस रीजन में है, कहाँ तक है। तो पूरे वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, मैपिंग आपको आती ही होगी, वर्ल्ड का मैप। Different places on the Earth's surface receive different amount of rainfall in a year, and that too in different seasons. In general, as we proceed from the equator towards the poles, rainfall goes on decreasing steady. The coastal areas of the world receive greater amount of rainfall than the interior of interior of the continent. तो यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे आप। The coastal area of world receive greater amount of rainfall than the interior, than the interior the continent। तो जैसे कोई कॉन्टिनेंट है, ये मान लो आपका साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलता है कंपेयर टू सेंट्रल जोन। तो इसीलिए सेंट्रल जोन में आपको क्या देखने को मिलता है, डिजर्ट, जो सहारा डिजर्ट है। वजह क्या है, सेंट्रल जोन में। क्यों, अब यहाँ से अभी अभी आप सीखिए भाई, वाटर इवेपोरेट होकर जाएगा, वही तो क्लाउड फॉर्मेशन करेगा और वही फिर रेनफॉल करेगा।
तो ये एक्टिविटी मैक्सिमम कहाँ होगी, वहां पर होगी जहां वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, टेम्परेचर होगा, तो यहाँ वाटर इवेपोरेट होकर क्लाउड बना के तुरंत रेनफॉल कर देगा। तो इसीलिए इस रीजन में आपको मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको लो रेनफॉल देखने को मिलेगा सेंट्रल कॉन्टिनेंट जोन के अंदर। ओके, क्लियर है?